अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। इसमें हम उर्दू नावल 10 टैफीज की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अच्छे अच्छे नावल आपको ऑडियो शक्ल में मिलते रहें। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि टवाना साहब ही सेठ खूबसूरत के बड़े भाई होंगे। मेरा वजूद हैरत और खौफ की तस्वीर बना हुआ था। खौफ इसलिए कि टवाना ने जो फरमाइश मुझसे की थी, इसकी अमली तस्वीर मुझे अब समझ में आ रही थी। यकीनन वो अपने भाई यानी सेठ खूबसूरत को कत्ल करवाना चाहता था, और वो भी मेरे हाथों से। ओह माय गॉड, टवाना तो सारी असलियत जानता है। अगर सेठ ने इसके सामने मुझे अपना दामाद कहा तो यकीनन टवाना सारा मंसूबा 1 मिनट में चौपट करके रख देगा। ये ख्याल आते ही मैंने फौरन अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ा और दबे पांव ऊपर की तरफ भागा। लेकिन शायद किस्मत मुझे जूते मारने के मूड में थी। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ लपका, टवाना साहब की गरजती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझ गया कि अब सब कुछ खुलने के करीब है। हस्बे मामूल मुझे इल्हाम हुआ कि मेरी बेइज्जती 3 किलोमीटर दूर रह गई है। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वापस मोड़कर सीधा खड़ा हो सकता। लिहाजा वहीं खड़े खड़े मरी मरी आवाज में कहा, जी आपने मुझसे कुछ कहा? ओए गंजे, तू मेरे भाई के घर में क्या कर रहा है? टवाना 2 कदम आगे बढ़ा। अलमदार, तमीज से बात करो, ये मेरा दामाद है। शेर ने रही सही कसर भी निकाल दी और मेरा दिल चाहा कि फूट फूट कर रोऊं। सारा राज स्वेटर की तरह उधरता जा रहा था। सेठ का जुमला सुनते ही टवाना को जैसे तशखीज का झटका लगा। वो बेख्तियार गिरते गिरते बचा और आंखें फाड़ कर चिल्लाया, दामाद? दामाद? ये तुम्हारा दामाद है? हाँ, ये मेरा दामाद है, लेकिन तुम मेरे भाई हो। तुम चाहो तो तुम भी इसे अपना दामाद बना सकते हो। शेर ने ऑफर की। अलमदार की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। मैं सब समझ गया हूँ तुम्हारा मंसूबा। तुम अपने इस दामाद के जरिए मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, इसीलिए तुमने इसे भेस बदलवा कर मेरे घर भिजवाया होगा। लेकिन याद रखो, मेरा नाम अलमदार है। मैंने तुम्हारी सारी चालें तुम पर ही न पलट दी तो नाम बदल देना। गुस्से से सेठ की रगें फूल गईं और वो चिल्लाया, आई विल किस यू। मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? जो तुम्हारे मुंह में आता है बकवास कर देते हो। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम पर अपना चौकीदार छोड़ दूं। टवाने ने मेरी तरफ रुख किया और दांत पीस कर बोला, गंजे, या तो तू मेरे साथ धोखा कर रहा है या मेरे इस अहमक भाई के साथ। लेकिन याद रख, दोनों सूरतों में तेरा हशर वो होगा कि सारी जिंदगी तेरे सर पर बाल नहीं आ सकेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं यकदम अनजान बन गया। उल्लू के पट्टे, क्या तेरा नाम कमाला नहीं? कमाला? नहीं जी, मेरा नाम तो शाहरुख है। मैंने दिल ही दिल में इतने बड़े झूठ पर अल्लाह से माफी मांगी। शाहरुख? टवाना फिर गिरते गिरते बचा। तो क्या तुम जेल में नहीं थे? मैंने तुम्हें छुड़वाया नहीं था और तुमने मेरे यहाँ मुलाजमत इख्तियार नहीं की थी? मैं और जेल में? कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं तो सेठ साहब का दामाद हूँ और साइंसदान हूँ। टवाना थोड़ा सा संभला। तो फिर वो कौन था जो मेरे पास मुलाजमत करता रहा? हो सकता है जी वो मेरा कोई हमशक्ल हो। आजकल क्लोनिंग का दौर है, कोई भी किसी का हमशक्ल हो सकता है। लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। टवाना नरम पड़ गया। हो सकता है आपका जहन धोखा खा गया हो। मैंने बात बनती देखकर जल्दी से दलील दी। सेठ खूबसूरत ने दखल अंदाजी की। अलमदार, जिस मकसद के लिए आए हो वो बयान करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे घर के मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। टवाना यकदम सेठ की तरफ मुड़ गया। इसके चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट नमदार हो गई थी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे आने का क्या मकसद है। तुम ही ने तो मुझे कुछ देर बाद आने के लिए कहा था। भाई जाहिरी बात है, मैं अपना मेडिकल का बिल लेने आया हूँ। सेठ ने एक हंकारा भरा, सिगार का लंबा सा कश लगाया और धुआं टवाने के मुंह पर फेंकते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हारी ये झूठे दौरे की बीमारी भी सबके सामने खुल जाएगी।
फिर क्या करोगे, किससे पैसे मांगोगे? टवाने ने यतीम कछुए की तरह कहका लगाया और फिर मुसलसल हंसने लगा। मैंने देखा कि हंसते हुए इसकी मूछें भी इसके साथ ही हंसने लगती हैं। टवानी की मूछें इतनी बड़ी और घनी इसलिए भी थीं कि टवाना बाज औकात अपने हिस्से का खाना भी अपनी मूछों को खिला देता था। मैं शर्त लगाकर कह सकता था कि टवाना जितनी मेहनत और ग़िज़ा अपनी मूछों को मुहैया करता था, बस 1-2 साल में इन मूछों पर कोई न कोई फल लगने वाला था। मैंने तो ख्वाब में कई दफ़ा टवाने की मूछें पर किन्नू, सेब और अमरूद लटकते हुए देखे थे। खुदा शाहिद है कि ये ख्वाब अक्सर मुझे सुबह के वक्त आते थे, और सियाने कहते हैं कि सुबह के वक्त आने वाले अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। बड़े भाई, तुम हो तो बड़े, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है। मेरे दौरे नकली होने का पता चल भी गया तो 101 ऐसी बीमारियां अभी दुनिया में मौजूद हैं जो मैं खुद बर्तारी कर सकता हूँ, और एक से एक अच्छा डॉक्टर मौजूद है जो मेरे हाथ में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दे सकता है। इसीलिए तो कहता हूँ कि इस मुसीबत से एक ही दफ़ा छुटकारा हासिल कर लो। क्या मतलब? सेंट चौंका। मतलब वाज़िया है, मुझे भी जायदाद में से हिस्सा दे दो। आखिर मैं भी इसी बाप की औलाद हूँ जिसके तुम बेटे हो। नाफरमान हुआ तो क्या हुआ? औलाद नाफरमान हो तो इसे इसके हक से तो महरूम नहीं कर दिया जाता ना। वेलकम। बकवास मत करो। तुम्हें जायदाद से महरूम करने का फैसला मेरा नहीं, हमारे बाप का था। ओ वाकई ये तो सच है, लेकिन बड़े भाई, ये फैसला भी तुम हमारे बाप का ही था ना कि छोटे भाई को अगर कोई बीमारी हो तो इसके इलाज के लिए पैसे देने में कोई तामिल न करना। हाँ, लेकिन तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तुम डॉक्टर कब से हो गए? मुझे तो बड़ी खतरनाक बीमारी है और एक तवील अरसे से है। तुम्हें नहीं पता कि मुझे दौरा पड़े तो मैं औरत बन जाता हूँ। भाई ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। आई डोंट नो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हारा ढोंग है। मैं हैरान और परेशान इनकी बातें सुन रहा था। अगर चटवाने ने आखिरी मुलाकात में मुझ पर यह राज अफशा कर दिया था कि इसके दौरे नकली होते हैं, तब मुझे इसका ये अंदाज भी नकली लगा था। लेकिन अब तो वो बकायमी होशो हवास ये इकरार कर रहा था कि इसके दौरे नकली हैं। तो क्या वो सब नाच गाना, सुर्खी पाउडर, ठुमके सब नकली था? मैंने अपना सर थाम लिया। टवाना सियासतदान ही नहीं, बहुत बड़ा अदाकार भी था। वैसे तो सियासतदान होना ही इसकी अदाकारी की बहुत बड़ी दलील थी, लेकिन वो इतनी कामयाबी से सबको बेवकूफ़ बनाता होगा, ये बात मेरे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती थी। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, तो क्या पानी फेंकने वाले सारे हरबे भी नकली होते हैं? मेरी बात सुनते ही टवाने को करंट सा लगा। वो तिल मिलाकर खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, गंजे, तू वही है तू। तुझे कैसे पता चला कि मेरे ऊपर पानी फेंकने से मेरे दौरे खत्म हो जाते हैं? मैं बेख्तियार कनपटी खुजाने लगा। अब्बा ठीक ही कहते थे, मैं दुनिया का सबसे पहला और आखिरी बेवकूफ़ था। भला ऐसे कड़े वक्त में टवाने से ये बात करने की क्या ज़रूरत थी? मौका ऐसा बन गया था कि मुझे फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। ऐसे में अल्लाह की तरफ से एक गैबी इमदाद आई। फहमी ऊपर से बोली, शाहरुख, तुम आते हो या फिर मैं आऊं? और ये कौन इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है? मुझे फौरी तौर पर जवाब सूझ गया। मैं सीधा खड़ा हुआ और इत्मीनान से कहा, चाचा जी, मेरी बीवी यानी कि फहमी ने मुझे आपके और आपके दौरान के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। टवाने की मूछें गड़बड़ होने लगी। खबरदार, मुझे चाचा मत कहना, मामा कह लूं। मैंने राय मांगी, लतीफ़, इसे समझा ले, ये एक बला से उलझ रहा है, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। ही इज़ माई सर्वेंट, ये मेरा दामाद है और इसका पूरा हक है कि ये हर मामले में बोले। तुमने इसकी तरफ मैली नजरों से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। सेठ गरजा। टवाना कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुस्से से सिर्फ मूछें भड़का कर रह गया। सेठ अंदर गया और 3 लाख रुपए से भरा शॉपिंग बैग लाकर टवाने के हाथ में पकड़ा दिया। टवाने का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। शुक्रिया छोटे भाई, उम्मीद है अगली बार भी आप मेरी बीमारी का इसी तरह ख्याल रखेंगे। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि फहमी ऊपर से बरामद हुई। टवाने को देखते ही इसकी आंखों में नफरत के शोले
जल उठे। आप क्यों आए हैं यहाँ? टवाने ने फहमी की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटे और कहाँ जाऊं? मेरा और कौन है भाई जान और तुम्हारे सिवा? शट अप। आपको खैरात मिल गई है तो जाएं यहाँ से। मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन एक बात तो सच्ची सच्ची बताओ, क्या वाकई ये तुम्हारा खाविंद है? फहमी बुरी तरह चौंकी और फिर उन आँखों से सेठ की तरफ देखते हुए गड़बड़ा कर बोली, हाँ। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। वैसे इसकी शक्ल का एक खबीस भी इस शहर में फिर रहा है, ध्यान रखना कहीं अदल बदल ना हो जाए। मेरा दिल चाहा कि टवाने की नाक पर दंदी काट खाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि अभी तो डट के खाना खाया है, लिहाजा सिर्फ इसे घूरने पर ही इत्तफा किया। मेरी हमायत में फहमी ने आवाज़ उठाई, आप चले जाएं, वरना मैं इखलाक की सारी हदें पार कर जाऊंगी। फिर न कहिएगा कि आपकी बेइज्जती हुई है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन भाई जान, 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर जायदाद की तकसीम का इरादा न किया तो अगले माह से मेरी बीमारी का खर्चा 8 लाख रुपए माहाना उठाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मुझे लग रहा है अगले माह से मुझे कोई छोटा मोटा कैंसर भी हो सकता है। टवाने ने आंख मारी और शापर उठाए बाहर निकल गया। इसके जाते ही सेठ थके थके अंदाज में सोफे पर गिर गया। फहमी तेजी से बाप के पास आकर बैठ गई। मैं दामाद था, मैं कैसे पीछे हटता। मैं भी जल्दी से फहमी के करीब आकर बैठ गया। फहमी ने घूर कर मुझे देखा, फिर सरगोशी में घुराई, गधे पीछे होकर बैठो, दूसरे सोफे पर। नहीं शुक्रिया, मैं यही ठीक हूँ, मैंने इत्मीनान से कहा। वो हस्बे मामूल मुठ्ठियाँ भेज कर रह गई। सेठ बरसों का बीमार नजर आने लगा था। फहमी ने बाप का हाथ दबाया और बोली, डैडी आप बिल्कुल फिक्र न करें, ताया जो धमकी देकर गए हैं, ऐसी धमकियां का इलाज मेरे पास है। मैं खुश हो गया कि मेरी बीवी डॉक्टर भी है। क्या इलाज है तुम्हारे पास? फहमी का दिल यकीनन चाह के वो मेरा मुंह नोच ले, लेकिन क्या करती, बाप के सामने खुद को मेरी बीवी मानती थी, लिहाजा आंखों में अंगारे और जबान में शहद भरते हुए बोली, शाहरुख तुम जैसा बहादुर और ज़हीन शौहर मौजूद हो तो कोई भी इलाज सोचा जा सकता है। मैं यकदम खुश हो गया और गर्दन अकड़ ली। फहमी बाकायदा उल्लू की पट्टी थी, 1 मिनट में आसमान पर चढ़ा देती थी और 1 मिनट में नीचे से सीढ़ी खींच लेती थी। बेइज्जती करती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे मुझसे घटिया बंदा पूरी दुनिया में नहीं, और तारीफ का एक जुमला कहती थी तो ऐसा लगता था जैसे मैं टर्मिनेटर हूँ। मैंने इसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। मेरा ख्याल था कि इसकी आंखें प्यार से भरी होंगी, तहाँ वहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ गालियाँ लिखी हुई नजर आईं। मेरे लिए यही काफी था। अब तो इसकी डांट सुनने की आदत सी हो गई थी। मैंने भी सेठ के हाथ पर हाथ रख दिया। अंकल फहमी ठीक कह रही है, मैं साइंसदान हूँ, एक ऐसी दवाई ईजाद करूँगा कि टवाना को असली दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसकी याददाश्त गुम हो जाएगी और वो ये भूल जाएगा कि वो इंसान था या टवाना। आखिरी जुमले पर सेठ ने एक झटके से आंखें खोली। क्या मतलब? मैं सहम गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सेठ टवाने का भाई है। ज़ाहिर बात है वो भी टवाना ही होगा। मैंने जल्दी से बात का नया रंग देने की कोशिश की। मामा मेरा मतलब है इसको सब भूल जाएगा कि वो कभी टवाना भी था या नहीं। वो खुद को बट समझेगा और शेख लिखेगा इंशाअल्लाह। सेठ खूबसूरत की आंखें चमकने लगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? फहमी की दबी दबी आवाज मेरे कानों में उभरी, लूमड़ की औलाद, वो दावा करो जो कर सकते हो, हंस गए तो मजीद जलील हो जाओगे। मैंने फौरन फहमी की सरगोशी पर लबैक कहा। सेठ साहब होने को तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ कर दिया तो कहीं वाकई टवाने के इलाज के लिए डबल रकम न खर्च करनी पड़ जाए। क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। मैं जल्दी में मुहावरा उलट पलट कर गया। सेठ भी आखिर सेठ खूबसूरत था। इसने मुहावरे की सेहत पर तवज्जो दिए बगैर पूरी संजीदगी से कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचे। काम गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। इट्स माई प्रॉमिस, जी मेरी ख्वाहिश है। फहमी तेजी से बोली, डैडी आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लें। जैस, नहीं मैं ठीक हूँ। शाहरुख आप ही थोड़ा आराम कर लें, इसने चालाकी से कहा। मैं सब समझ रहा था
کہ وہ بہانے سے مجھے بیڈ روم میں لے جا کر سینڈلوں سے پیٹنا چاہتی ہے۔ میں اس کی ساری رمزیں سمجھنے لگا تھا، اس لیے جلدی سے کہا، نہیں جان، تم زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، جاؤ تم سو جاؤ، میں نے انکل کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کون سی ضروری باتیں؟ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ بس کچھ ہیں، تم جاؤ، یہ مردوں کی باتیں ہیں۔ میں نے اسے مزید غصہ دلایا۔ شاہ رخ، آپ تھکے ہوئے ہیں، پلیز تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ چلے ریسٹ نہ کریں، ڈریس ہی تبدیل کر لیں۔ وہ پوری طرح مجھے اوپر لے جانے پر تلی ہوئی تھی اور میں نے قسم کھا لی تھی کہ اوپر نہیں جاؤں گا۔ مجھے مزید مار کھانے کی ہمت نہیں تھی۔ جان، کپڑے میں آ کر بدلتا ہوں۔ اوکے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر پیر پٹکتی اوپر چلی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا اور سیٹ کی طرف منہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اچانک دروازہ کھلا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ دروازے سے تھانے دار اپنے 4 سپاہیوں کے ساتھ غضبناک تیور لیے داخل ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔